डिस्चार्जिंग में क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और टर्मिनल वोल्टेज विल बी डिक्रीज, टर्मिनल वोल्टता घट जाती है, जबकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रिलेटिव डेंसिटी विल बी डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक की अपेक्षित घनत्व घट जाता है। ठीक है, उसके सारा अपोजिट होता है, बस इसमें क्या होता है, उसमें धनात्मक आयन कैथोड की तरफ गति कर रहे थे, इसमें धनात्मक आयन एनोड की तरफ गति करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है। बस ये रिएक्शन देखने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज ये है। अभिक्रिया क्या होती है, एनोड पर जब चार्जिंग होता है तब अलग होती है, और डिस्चार्जिंग होता है तब अलग होती है। ध्यान से इनको देखना है, पढ़ना है। PbO2 प्लस H2 प्लस H2SO4, ये PbSO4 प्लस 2H2O बनता है। और कैथोड पर Pb प्लस SO4 बनता है PbSO4, यानी कि PbSO4 दोनों में बन रहा है। उसमें क्या बन रहा था, Pb, उसमें बन रहा था H2SO4, इसमें बन रहा है PbSO4, यानी कि लेड सल्फेट। इसमें लेड सल्फेट बन रहा है अभिक्रिया करके दोनों पर, एनोड और कैथोड पर। उसमें बन रहा था H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये अंतर है दोनों के बीच में। चार्जिंग पर हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और अभिक्रिया करने के बाद, और डिस्चार्जिंग में एनोड व कैथोड पर लेड सल्फेट बनता है। ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड व कैथोड पर क्या बनता है, लेड सल्फेट, ऑप्शन में सही था। ठीक है, ठीक है, हमने बैटरी को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, हमने टीवी भी चला लिया, गाड़ी भी चला ली। ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी टेक ली, यूज भी कर ली, चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज कर लिया, प्रतिरोध घटा लिया, बढ़ा लिया। अब एक बात बताओ, बैटरी चार्ज हो गई है या खत्म हो गई है, बैटरी उसकी लो हो गई है, डेड हो गई है, वो पता कैसे करेंगे? इंडिकेशन ऑफ बैटरी चार्ज एंड डिस्चार्ज, बैटरी के चार्ज व डिस्चार्ज का संकेत कैसे पता करेंगे? कैसे मिलेगा हमें संकेत कि वो बैटरी चार्ज हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है? फोन के चार्ज होने पर 100% दिखा देगा, उसमें ब्लिंक करने वाली कोई बत्ती लगी होगी तो वो दिखा देगा। लेकिन अगर इन्वर्टर की बैटरी है, फुल चार्ज है, तो इन्वर्टर शो करेगा। लेकिन बैटरी को खाली हम बैटरी से पता करना हो तो ये कुछ ट्रिक है, कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां है, कुछ मेथड है जिनसे हम पता कर सकते हैं। जैसे कि कलर ऑफ प्लेट्स, प्लेट का रंग देखकर हम बता सकते हैं कि वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। चार्ज होगी तब एनोड प्लेट ब्राउन होगी एंड कैथोड ग्रे होगी। चार्ज होने पर एनोड प्लेट भूरे रंग की होगी फुल चार्ज होने पर, तथा कैथोड स्लेटी रंग की होगी। ठीक है, और डिस्चार्जिंग के समय एनोड डिस्चार्जिंग के समय एनोड व कैथोड दोनों व्हाइट होंगे, एनोड और कैथोड दोनों सफेद होंगी निरावेशित की अवस्था में। ठीक है, डिस्चार्जिंग की अवस्था में। दूसरा तरीका, गैस के जरिए। चार्जिंग के टाइम पे ऑक्सीजन ऑन एनोड एंड हाइड्रोजन ऑन कैथोड रिड्यूस होगी। एनोड पर ऑक्सीजन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जबकि डिस्चार्जिंग पर नो एनी गैस कम आउट, कोई भी गैस बाहर नहीं निकलती है, किसी भी प्रकार की कोई भी गैस बाहर नहीं निकलती है डिस्चार्जिंग के दौरान। तो इससे हम पता चल जाता है कि वो डिस्चार्ज है बैटरी, कोई भी गैस बाहर नहीं आ रही उससे। थर्ड हमारा तरीका कैसे पता कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक की आपेक्षिक घनत्व के उसकी तरह उसको देख के हम बता सकते हैं कि यह चार्ज है या नहीं।
फुल्ली चार्ज होगा तो उसका अपेक्षित घनत्व होगा 1.26 और 1260, ठीक है, 1260 होगा, या फिर 1.26 होगा पूर्ण चार्ज होने पर, फुल्ली चार्ज होने पर। अगर हाफ चार्ज है, आधी चार्ज है, अर्ध चार्ज है, तो 1.2 होगा, 1.26 नहीं 1.2 होगा, या फिर 1200 होगा। और डिस्चार्ज है तो 1.5 1.15 और 1150, ठीक है, ये दो तरीके से होगा। ये भी हो सकता है अगर ऑप्शन में दे दिया कि फुल्ली चार्ज पे कितना होता है, 1260, 1280, 1200, 1180, 1150, इस टाइप में दे दिया, तब 1260 करके आना है। और अगर पॉइंट में दे दिया 1.26, 1.18, 1.16, 1.15, तो 1.26 ये करके आना है, ठीक है। चौथा मेथड क्या है, चौथी विधि क्या है, फोर्थ मेथड, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, एच डी एच आर डी डी सी एच आर डी सी, हरियाणा पुलिस का डीसी, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इसके द्वारा भी हम जांच कर सकते हैं कि चार्ज है या डिस्चार्ज है। इट मेजर द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल की ईएमएफ को यह मापता है, मेजर करता है, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। कैसे, 0 से 3 वोल्ट अगर मापता है तो वोल्टमीटर यूज्ड इन इट, नहीं, 0 से 3 वोल्ट का माइक्रो वोल्टमीटर यूज इन इट, ठीक है। इसमें 0 से 3 वोल्ट का माइक्रोमीटर वोल्टमीटर उपयोग किया जाता है। एचआरडी सेल टेस्टर should not be applied for more than 10 minutes, otherwise buckling defects may occur। एचआरडी सेल टेस्टर को 10 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा बकलिंग दोष उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये एक प्रिकॉशन है, सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए एचआरडी सेल टेस्टर से अगर हम मेजर करते हैं तब, कि उसको 10 सेकंड से, 10 सेकंड होगा, 10 मिनट थोड़ी, 10 मिनट्स। हाँ मैं भी करूँ यार, 10 मिनट्स कैसे होगा, 10 सेकंड है ये, सॉरी, मैं काट देता हूँ 10 से, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक लगाना नहीं चाहिए, यानी 10 तक गिनती ये पूरी ना हो उससे पहले हटा लेना चाहिए, अन्यथा बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पता कैसे चलेगा एचआरडी सेल टेस्टर से कि चार्ज है या नहीं, हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है। चार्ज होगा तो ग्रीन ग्रीन बत्ती जलेगी उसमें, ठीक है, ग्रीन बल्ब होगा वो जलेगा। और जब वोल्ट मीटर से हम टेस्ट करेंगे तो 2.2 वोल्ट से 2.6 वोल्ट ईएमएफ होनी चाहिए, तब तो वो चार्ज है। अगर 2 वोल्ट से 2.15 वोल्टेज अगर ईएमएफ है तो हाफ चार्ज है। और 1.8 वोल्ट से के बराबर है या फिर 1.8 वोल्ट से कम ईएमएफ है तो वो डिस्चार्ज है, ठीक है। रेड खतरे का निशान होता है, यानी कि डेड है, डिस्चार्ज है। येलो तैयारी में होता है, तो यानी कि हाफ चार्ज है। ग्रीन गो, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ग्रीन का मतलब गो, जाओ, तो ग्रीन फुल चार्ज होता है। डिफेक्ट्स, दोष क्या क्या है किसमें, लेड एसिड सेल में, कोरोजन, जंग लगना,
टर्मिनल्स गेट कोरोसिव ड्यू टू मॉइस्चर एंड एसिड। जंग लग जाता है किसके कारण? टर्मिनलों पर नमी व अम्ल के कारण जंग लग जाता है। तो ये एक दोष है लेड एसिड सेल का। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लीन द टर्मिनल्स विद ए क्लॉथ डैम्प्ड विद वार्म वाटर एंड अप्लाई ग्रीस और पेट्रोलियम जेली ऑन इट। निवारण क्या है इसका? टर्मिनलों को गर्म पानी से भीगे कपड़े से साफ करें और ग्रीस या पेट्रोलियम जेली लगा के रखे तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहला दोष जंग लगना है। उसको दूर करने के लिए गर्म पानी में भीगे हुए कपड़े से हम टर्मिनलों को साफ करेंगे और उस पर ग्रीस या पेट्रोलियम जेली लगा देंगे तो वो जंग से बचा रहेगा। सेकंड, बकलिंग व्याकुंचन। डोंट चार्ज एंड डिस्चार्ज। ज़्यादातर बकलिंग ही आता है, हिंदी में भी लिखा, तो ऐसे इसको लिखा जाए तो व्यांकुंचन ही समझ लो, बकलिंग। ठीक है, बकलिंग दोष, व्याकुंचन बोलते हैं हिंदी में इसको वैसे तो, लेकिन बकलिंग ही लिखा जाता है इस टाइप से। तो डोंट चार्ज एंड डिस्चार्ज द सेल्स एट ए हाई रेट, अदरवाइज द प्लेट्स विल बी शॉर्ट बाय बेंडिंग। इसे ही व्यांकुंचन कहते हैं। सेलों को उच्च दर पर चार्ज करने तथा डिस्चार्ज करने से प्लेटें मुड़कर शॉर्ट हो जाती है, उसे व्यांकुंचन कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें हाई रेट पर चार्ज तथा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। एकदम से फुल मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के चार्ज कर दिया तो शॉर्ट हो जाती है ना, प्लेटें शॉर्ट हो जाती है। जैसे कि कहते हैं ना कई बार इन्वर्टर की बैटरी से कुछ छोटी सी चीज चार्ज लगा देते हो, शॉर्ट होके फट सी जाती है, तो व्यांकुंचन के कारण होती है। वो हाई रेट से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है उसका? चार्जिंग करंट should not more than 10% of the battery's AH कैपेसिटी। बैटरी की जो AH क्षमता है उसके 10% से ज़्यादा चार्जिंग करंट नहीं होना चाहिए। बैटरी की चार्जिंग धारा उसकी AH क्षमता की 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब तो सेफ रहेगा, अदरवाइज व्यांकुंचन दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, सल्फेशन थर्ड डिफेक्ट है। तीसरा दोष सल्फेशन यानी कि गंधकत्व। When the cell remains discharged for a long time, then lead sulfate become hard, which cause battery cannot charge। जब सेल लंबे समय तक डिस्चार्ज रहे तो लेड सल्फेट कठोर हो जाता है, जिसके कारण बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, जिसे गंधकत्व या सल्फेशन दोष कहते हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है? निवारण, बैटरी मस्ट बी चार्ज एंड डिस्चार्ज एटलीस्ट वंस इन ए वीक, या फिर ट्रिकल चार्जिंग। बैटरी को कम से कम हफ्ते में एक बार चार्ज व डिस्चार्ज अवश्य करना चाहिए, या फिर ट्रिकल चार्जिंग पे उसको चार्ज करना चाहिए। ये उसका निवारण है। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी हमने देखी होगी, अगर हम ज़्यादा दिन तक उनको बिना मतलब इस्तेमाल किए हुए रख देते हैं तो उनको एक बार ट्रिकल चार्जिंग कर लेना चाहिए, या हफ्ते में उनको एक बार चार्ज और डिस्चार्ज हमेशा कर लेना चाहिए, तब तक वो ठीक रहेगी, अदरवाइज गंधकत्व दोष उत्पन्न हो सकता है। सेडिमेंटेशन, झड़ना, ये इडना किसने लिखती है, झड़ना। सेडिमेंटेशन, झड़ना। Some parts of lead separates from the plates due to charging and discharging and situated in the bottom, which can cause the
प्लेट टू शॉर्ट। चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के समय लेड का कुछ भाग टूट टूट कर सेपरेट्स अलग हो जाता है, नीचे एकत्रित हो जाता है। सिचुएटेड इन द बॉटम, एक नीचे एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण प्लेटें शॉर्ट होने लगती है। ठीक है, वो काम झड़ने के कारण हुआ ना, लेड एसिड झड़ने लगा, बार बार चार्ज डिस्चार्ज। ठीक है, तो चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के कारण होता है ये। जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए ना तो हो जाती है शॉर्ट। ठीक है, काफ़ी समय तक ऐसे तो मान लो चलती जाएगी, तो उनकी एक लिमिट होती है 1250 बार चार्ज व डिस्चार्ज हो सकती है। इस टाइप से उनकी लिमिट होती है, एक एज फैक्टर होता है, तो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अन्यथा वो उसके बाद शॉर्ट होना शुरू हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है इसका? चेंज द वोल इलेक्ट्रोलाइट, पूरे इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटक को बदल दे, ये उसका निवारण है। खाली करके दूसरा इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालें। 10th पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 10, टॉपिंग अप। टॉपिंग अप क्या है? एक प्रक्रिया है, एडिंग डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू रेज द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। विद्युत अपघटन के स्तर को बढ़ाने के लिए बूंद बूंद करके अशुद्ध जल को मिलाते हैं, उसको टॉपिंग अप कहते हैं। ठीक है, टॉप अप बोलते हैं ना, टॉप अप। टॉप अप क्या होता है? कोई भी चीज है उसमें थोड़ा सा और मिलाना टॉप अप कहलाता है। जैसे कि अगर फूड का टॉप अप लेते हैं तो कुछ खाने के साथ कुछ खाना और ऐड कर देते तो टॉप अप हो गया। ऐसे ही ड्रिंक में, ऐसे ही पैसों वगैरह में, लोन वगैरह, लोन का टॉप अप होता है, तो उसमें भी कैसे क्या होता है कि भाई 5 लाख का लोन है, उसमें टॉप अप करवा लिया 1 लाख का, तो ही 6 लाख रुपए हो गए, तो वो टॉप अप हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बूंद बूंद करके जो अशुद्ध जल है उसको इलेक्ट्रोलाइट में मिलाना, वो टॉपिंग अप प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल। इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या होता है? 10 से 15 mm अबोव द प्लेट सरफेस। 10 से 15 mm ज्यादा होना चाहिए प्लेट की सतह से विद्युत अपघटन का स्तर, ये मस्ट भी जरूरी है। ठीक है, रीजन ऑफ इंटरनल शॉर्ट सर्किट इन लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल के आंतरिक शॉर्ट होने के कारण, उनके अंदर जो शॉर्ट सर्किट होता है उसका कारण क्या क्या होता है? सबसे पहला कारण बैड सेपरेटर, खराब सेपरेटर होते हैं, उनके कारण वो शॉर्ट हो जाते हैं, उनका आंतरिक शॉर्ट हो जाते हैं। और सेकंड है बकलिंग डिफेक्ट। बकलिंग डिफेक्ट के कारण सेडिमेंटेशन, झरना दोष के कारण। ठीक है, इन तीनों दोष के कारण वो आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं लेड एसिड सेल में। अच्छा, एज क्या है उसकी? 2 से 5 ईयर्स, 2 से 5 साल, 2 से 5 ईयर्स, और 1250 टाइम चार्ज एंड डिस्चार्ज। चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं 1250 बार, ये उसकी एज है लेड एसिड सेल की। ठीक है, जो मैंने पहले ऊपर बताई थी, इनका चार्जिंग फैक्टर वो होता है। 12th, निकल आयरन सेल एंड लेड एसिड सेल। इनमें डिफरेंस क्या है निकल आयरन सेल और लेड एसिड सेल में? ईएमएफ, ईएमएफ का डिफरेंस है। लेड एसिड सेल में ईएमएफ ज्यादा होती है, निकल आयरन सेल में इसकी ईएमएफ कम होती है। निकल आयरन सेल की ईएमएफ कम होती है, लेड एसिड सेल की ज्यादा होती है। ठीक है, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल में ये अंतर है कुछ। तो सेकंड है एएच और डब्ल्यूएच कैपेसिटी। लेड एसिड सेल की एएच और डब्ल्यूएच कैपेसिटी ज्यादा होती है, जबकि निकल आयरन सेल की कम होती है। ठीक है, ये चोट जिसकी तरफ होगी वो कम होगा, और ये खुला हुआ मुंह जिसकी तरफ होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस लेड एसिड सेल का कम होता है, जबकि निकल आयरन सेल का ज्यादा होता है। और चौथा है लेड एसिड सेल सेल्फ डिस्चार्ज
बट Ni डोंट। शीशा संचायक सेल सेल्फ डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने आप, मतलब वो निरावेशित हो जाते हैं, जबकि निकल आयरन सेल जो कि त्यों रहते हैं उनका उनकी चार्जिंग कम नहीं होती। ठीक है, वो डिस्चार्ज नहीं होते। निकल आयरन सेल डू नॉट हैव सल्फेशन डिफेक्ट। निकल आयरन सेल में सल्फेशन दोष नहीं होता। ठीक है, जबकि इसमें लेड एसिड सेल में सल्फेशन दोष होता है। और सिक्स्थ है एएच कैपेसिटी निकल आयरन सेल की 80% एंड एलए लेड एसिड सेल की एएच कैपेसिटी होती है 90 से 95%। ठीक है, याद रखना है, जरूर यही और इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। निकल आयरन सेल की एएच कैपेसिटी 80% होती है, जबकि लेड एसिड सेल की एएच कैपेसिटी 10 से 90 से 95% होती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन Ni सेल एंड निकल कैडमियम सेल। निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल के बीच में अंतर क्या है? निकल आयरन सेल व निकल कैडमियम सेल के बीच अंतर पहला तो है, निकल कैडमियम सेल आर एक्सपेंसिव। निकल कैडमियम सेल महंगे होते हैं। ठीक है, ये महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू निकल आयरन सेल। दूसरा, निकल कैडमियम सेल हैव हाई एफिशिएंसी एंड लो इंटरनल रेजिस्टेंस। निकल कैडमियम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, वह दक्षता अधिक होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, उच्च दक्षता होती है। ठीक है, ये अंतर था निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल में। नेक्स्ट है 14th टॉपिक, द फैक्टर्स विच इफेक्टेड ईएमएफ एंड पीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ व टर्मिनल वोल्टता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, क्षार है, अम्लीय है, सूखा है या द्रव है, उस हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट की जो भी प्रकृति होगी उस पर आधारित होता है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता, यानी कि वो गाढ़ा है या पतला है, उस हिसाब से भी टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ घटती बढ़ती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों की संख्या पर भी आधारित होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज कम होगी। अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये कम होगी, और अगर कम होगा आंतरिक प्रतिरोध तो ईएमएफ व टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगी। टेम्परेचर, तापमान, तापमान पर भी फर्क पड़ता है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो ईएमएफ व टर्मिनल वोल्टेज पर अलग फर्क पड़ेगा, तापमान कम होगा तो अलग। ठीक है, ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ईएमएफ व टर्मिनल वोल्टेज को। ठीक है, 15th, बैटरी। बैटरी क्या है? कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज या पैरेलल। बैटरी किसे कहते हैं? सेलों का संयोजन, चाहे वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए, उनको बैटरी बोलेंगे। सेलों को श्रेणी क्रम में या सीरीज समांतर क्रम में जोड़ने पर वो बैटरी कहलाते हैं। ठीक है, बैटरी बन जाते हैं। सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम संयोजन में करंट आर सेम, धारा समान होती है। टू इंक्रीज वोल्टेज कैपेसिटी, वोल्टता क्षमता को बढ़ाने के लिए सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। और इसकी ईएमएफ, कुल ईएमएफ होती है, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो कुल ईएमएफ बराबर होती है एन इंटू ईएमएफ, यानी कि नंबर संख्या और कितनी
ये तो होगी कितनी ईएमएफ होगी टोटल, और ये ईएमएफ के मान है। ठीक है, एक ईएमएफ का मान कितना होगा, 15 ईएमएफ की 5 इस टाइप में, तो उनका टोटल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके एन इंटू ई, वो टोटल ईएमएफ आ जाएगी। और टोटल रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध वो होगा एन इंटू आर। ठीक है, कुल प्रतिरोध संख्या गुणा प्रतिरोध होगा। व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, जब बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है, तब हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं। सेलों की बैटरी बनाते समय हम उनको सीरीज में कब जोड़ते हैं, जब बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो, और अगर बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम होगा तो हम उनको पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन कब होता है, जब वोल्टेज सेम हो। ठीक है, अपोजिट लेके जाओ, उसमें धारा समान थी, इसमें वोल्टेज समान होगी। उसमें वोल्ट तक बढ़ाने के लिए करते थे, इसमें करंट कैपेसिटी यानी धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए करेंगे। उसमें कुल ईएमएफ वो बराबर थी संख्या गुणा ईएमएफ सेल के, यानी सीरीज की तरह, जो सीरीज में जैसे रजिस्टर जुड़ते हैं ना, ऐसे इसमें एक सेल की ईएमएफ बराबर होगी कुल सेल की ईएमएफ, यानी कि एक सेल की ईएमएफ ही वो कुल सेल की ईएमएफ ही है। ठीक है, और आर टी कुल प्रतिरोध बराबर होगा आर अपॉन एन, वो समांतर प्रतिरोध की तरह ही हम पहले जैसे जोड़ते आए वैसे ही जोड़ेगा। When internal resistance is greater than लोड रेजिस्टेंस, तब बाहर प्रतिरोध से अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है तब हम पैरेलल में जोड़ते हैं। All cell will be shorted if the polarity is unequal, अगर ध्रुवता असमान हो तो सभी सेल शॉर्ट हो जाएंगे। किसमें, पैरेलल में। अगर ध्रुवता समान नहीं हुई, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप में जोड़ रहे हैं, अगर ध्रुवता समान नहीं हुई इनकी तो ये सेल शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जबकि सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो उनकी धारा क्षमता कम हो जाती है लेकिन शॉर्ट नहीं होते। ध्रुवता असमान होने पर सीरीज में जोड़ देते हैं। लोड करंट भार धारा निकालने का तरीका है, सीरीज में भार धारा निकालने हो तो I इज इक्वल टू होगा E अपॉन एन आर प्लस ग्रेटर आर, ये होगा लोड रेजिस्टेंस और ये आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, जो आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है उसके साथ लोड रेजिस्टेंस प्लस करके और ई के अपोन में होता है, ईएमएफ के अपोन में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सीरीज में बस वो रजिस्टर का ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो यही है, ई अपॉन रेजिस्टेंस प्लस आर। ठीक है, अब आर का ध्यान रखना है, सीरीज में कैसे जुड़ेगा और पैरेलल में कैसे जुड़ेगा। ठीक है, पैरेलल में एन अपॉन आर हो जाएगा, सीरीज में एन इंटू आर हो जाएगा। ये 16 टॉपिक, बैटरी कैपेसिटी, बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि भाई कितनी बड़ी बड़ी उसमें प्लेटें लग रही है, इसलिए प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ प्लेट्स, प्लेटों की संख्या, कितनी प्लेटें लग रही है उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर निर्भर करता है उसकी क्षमता क्या होगी। और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज 1.25 ऑन 27 डिग्री सेल्सियस। इसका जो रिलेटिव डेंसिटी
1.25 ऑन 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। एच कैपेसिटी बराबर होगी डिस्चार्जिंग करंट इनटू टाइम। यह क्षमता बराबर होगी डिस्चार्जिंग धारा गुणा समय, यानी कि 48 एम्पियर करंट है प्रति घंटा। ठीक है, तो कितने घंटे तक चलेगा? नहीं, 48 एम्पियर धारा है, 6 8 से 48 6 एम्पियर धारा हो जाएगी, 8 घंटे तक प्रवाहित होती रहेगी। हाँ, ये इसकी ये क्षमता आ जाएगी। आगे बताएंगे, ये चीज आगे बताऊंगा। बैटरी चार्जिंग मेथड, बैटरी चार्ज करने की विधियां कौन कौन सी है? कांस्टेंट करंट मेथड, स्थिर धारा विधि। उसमें क्या होता है, स्थिर धारा विधि में एक समान धारा देकर चार्ज करते हैं। यूज फिलामेंट लैंप्स, फिलामेंट्स लैंपों का प्रयोग करते हैं इसमें। तो चार्ज मल्टीपल बैटरीज, एक से ज्यादा बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, दूसरा तरीका है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, स्थिर वोल्टता विधि। इसमें वोल्टता एक समान वोल्टता, मतलब एक फिक्स वोल्टेज देकर चार्ज करते हैं। किस तरीके से? यूज रियोस्टेट, रियोस्टेट की मदद से एक स्थिर वोल्टता हम देकर चार्ज करते हैं। यूज 15 वोल्ट टू इन चार्ज 12 वोल्ट, यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसको 15 वोल्ट देकर चार्ज करते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी को 15 वोल्ट देकर चार्ज करते हैं। और चार्जिंग टाइम इज लेस देन कांस्टेंट करंट मेथड, इसका जो चार्जिंग समय है वो कम है। स्थिर वोल्टता विधि कम समय लेती है चार्ज करने में इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट करंट मेथड। स्थिर धारा विधि से कम समय लेती है स्थिर वोल्टता विधि चार्ज करने में। तीसरा तरीका है रेक्टिफायर मेथड, दिष्टकारी विधि। इसमें क्या होता है, यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। और फोर्थ मेथड है, चौथा तरीका एमजी सेट मेथड, मोटर जनरेटर सेट के सेट विधि के द्वारा, मोटर जनरेटर सेट विधि द्वारा यूज, जिसमें क्या होता है, यूज 3 फेस इंडक्शन मोटर एंड डीसी शंट जनरेटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर व डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करके चार्ज करते हैं। और टू चार्ज मल्टीपल बैटरी बाय कनेक्टिंग इन सीरीज, सीरीज में जोड़कर एक से अधिक बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इस मेथड के जरिए एमजी सेट के द्वारा सीरीज में बैटरियों को जोड़कर कई बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग रिलेटेड पॉइंट्स, चार्जिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है इनिशियल चार्जिंग, प्रारंभिक आवेशन। इनिशियल चार्जिंग, प्रारंभिक आवेशन। चार्जिंग बिफोर फर्स्ट टाइम यूज, पहली बार उपयोग करने से पहले उसको चार्ज करना, वो प्रारंभिक आवेशन होता है। अंडर चार्जिंग, निम्न आवेशन। बाय लो वोल्टेज फ्रॉम रेटेड वोल्टेज एंड डज नॉट इंक्रीज ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, निर्धारित वोल्टता से कम वोल्टता देकर चार्ज करना, इससे बैटरी के गुरुत्व में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, जो निर्धारित उसकी वोल्टेज होती है उससे कम वोल्टेज देकर चार्ज करते हैं तो उसको निम्न आवेशन बोलते हैं। थर्ड, ओवर चार्जिंग, अति आवेशन बाय हाई वोल्टेज फ्रॉम रेटेड वोल्टेज, निर्धारित वोल्टता से ज्यादा वोल्टता देकर चार्ज करने को ओवर चार्जिंग कहते हैं।
इट कॉज बकलिंग डिफेक्ट्स एंड प्रोड्यूस गैस इन लार्ज अमाउंट। इसके कारण बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, ओवर चार्जिंग के कारण, अति आवेशन के दौरान के कारण ही बकलिंग दोष उत्पन्न होता है तथा ज्यादा गैस बाहर आती है। एक लार्ज अमाउंट में ज्यादा मात्रा में गैस बाहर आती है। ठीक है। फोर्थ, ट्रिकल आवेशन, चार्जिंग बाई 2 से 3% ऑफ फुल लोड करंट ऑफ ए सल्फेशन डिफेक्टेड बैटरीज। ट्रिकल चार्जिंग क्या किसे कहते हैं? सल्फेशन दोष वाली बैटरियों को पूर्ण भार धारा की 2 से 3% धारा देकर चार्ज करना। पूर्ण भार पर जो धारा देते थे उससे उसकी 2 से 3% धारा देकर चार्ज करने के तरीके को ट्रिकल आवेशन कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। सल्फेशन दोष वाली बैटरियों को चार्ज किया जाता है इससे। ठीक है। इन दिस यूज लो करंट फॉर मैक्सिमम टाइम। इसमें कम धारा को अधिक समय तक देकर चार्ज करते हैं। कम धारा को अधिक समय तक देकर चार्ज किया जाता है। बूस्ट चार्जिंग, पांचवा बूस्ट चार्जिंग, यूज हाई करंट फॉर मैक्सिमम। नहीं, ट्रिकल आवेशन इन दिस यूज लो करंट फॉर मैक्सिमम टाइम। हाँ, कम धारा को अधिक समय तक देकर चार्ज करते हैं। जबकि बूस्ट चार्जिंग में क्या होता है? अति धारा को कम समय तक देकर चार्ज करते हैं। इसमें हाई करंट फॉर मिनिमम टाइम। इसमें अति धारा को कम समय तक देकर चार्ज किया जाता है। बूस्ट या तीव्र आवेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। नंबर 6 पॉइंट, फ्रेशनिंग चार्जिंग, सम टाइम चार्ज ऑफ ए फ्रेश न्यू बैटरी बिफोर फर्स्ट टाइम यूज। फ्रेशनिंग चार्जिंग किसे कहते हैं? नई बैटरी को पहली बार उपयोग करने से पहले कुछ देर तक उसे चार्ज किया जाता है, उसे फ्रेशनिंग चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल नई बैटरी को पहली बार चार्ज करने से पहले उसको थोड़ी देर तक चार्ज लगाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेशनिंग चार्जिंग। मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का अनुरक्षण कैसे करेंगे? डिस्चार्जिंग वोल्टेज शुड नॉट बी बिलो 1.8 वोल्टेज। डिस्चार्जिंग वोल्टता कभी भी 1.8 वोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बैटरी के रख रखाव में महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 2, टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 43 डिग्री सेल्सियस वाइल चार्जिंग। चार्जिंग के समय जब हम चार्ज करते बैटरी को तो बैटरी का तापमान 43 डिग्री से ज़्यादा न हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसका मेंटेनेंस रखरखाव करने का एक तरीका है। ठीक है। थर्ड, डोंट यूज HRD सेल टेस्टर ऑन डिस्चार्ज। निरावेशित बैटरी पर HRD सेल टेस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि उसको 2-3% देकर उसकी क्षमता लोड जो पूर्ण भार से 2-3% देकर उसको धीरे धीरे चार्ज करके उस लायक बनाना चाहिए। ठीक है। HRD सेल टेस्टर का उपयोग डिस्चार्ज पर नहीं करना चाहिए और 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्या है? चौथा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी शुड बी रिमूव्ड एंड केप्ट इन एन ओपन वेंटिलेटेड प्लेस इफ बैटरी इज टू बी केप्ट इनएक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रखना हो तो उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालकर सूखे हवादार स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, जब उसको काफी समय तक निष्क्रिय अवस्था में रखना हो तो। फिफ्थ है, पांचवा, चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स AH कैपेसिटी। बैटरी की AH
बैटरी चार्जिंग धारा उसकी एएच क्षमता की 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैटरी की जो चार्जिंग धारा है वो उसकी एएच क्षमता की 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। काफी बड़ा और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, दोबारा बता रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसको अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट को समझिए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें उठा के आपको समझाए हैं। ठीक है, और एग्जाम की टेंशन सभी को है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 3 मंथ्स 3 महीने पढ़ के 65.025 या 258 इस टाइप में स्कोर कर सकता हूँ, तो आप तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप तो और भी ज़्यादा मेहनती हैं। तो आप अच्छे से एक बढ़िया स्कोर अचीव करके और नौकरी आप लग जाएंगे। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, समझिए। कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट के जरिए, आपको क्लियर करवाया जाएगा। और अपनी तैयारी में लगे रहिए, एग्जाम कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर। मौसम परिवर्तन हो रहा है, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी, अपना एंटरटेनमेंट रोजाना करते रहे। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, गुड लक।